Hey guys, welcome back to Action Capital. I hope you are doing well. So today we are discussing about the residual concept of रिटेल बैंकिंग. दो पार्ट कवर कर लिए. अब जो बचा कुचा माल है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा. देखो कभी कभी क्या होता है, हम पूरी थाली भरी है, ठीक है, आपने पूरी थाली खा ली, लेकिन अंत में बचा हुआ एक रोटी का जो टुकड़ा है, जब आप उसे खाते हो ना तब आपको लगता है कि सच में हाँ मैंने कुछ खाया है. तब तक नहीं लगता जब तक आप पूरा खा चुके होते हो. लास्ट का जब आप निवाला लेते हो तब लगता है अरे यार वाह पेट भर गया. तो ये जो आज का कंसेप्ट है, ये उन दो कंसेप्ट से जो दो पार्ट में सिखाया था उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. देखिए होता क्या है, रिटेल बैंकिंग में मैंने आपको समझाया था, हाउसिंग लोन होता है, एफडी होती है, आरडी होती है, सेविंग अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट खुलता है, सब कुछ डेली जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके रिटेल बैंकिंग में होते हैं. लेकिन जो अब मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस पर ज़रा फोकस कीजिए. देखिए क्या होता है, मान लीजिए 10,000 रिटेल लोन्स दे दिए. कितने? 1-1 लाख के. 1-1 लाख के 10,000 लोन्स दे दिए, ठीक है. तो यानी 10,000 लाख के लोन दे दिए. 10,000 लाख यानी करीब करीब कितना हुआ? 100 करोड़. अब सोचो, 10,000 इंडिविजुअल बोरोर को हमने 100 करोड़ का लोन दे दिया. अब मान लो 10 उनमें से, या फिर मान लो अभी के लिए एक मान लो, एक बोरोवर, एक इंडिविजुअल इन 10,000 में से डिफ़ॉल्ट कर गया. अच्छा, यानी 1 लाख रुपए गए चूने में. जिस दिन लोन दिया वो अगले दिन ही उसकी उसकी सैलरी चली गई, उसके बीवी बच्चों की मृत्यु हो गई, वो खुद ही मर गया. अब उसका लोन कौन चुकाएगा? गया. आपका केस एनपीए हो गया. एनपीए हो गया कितना? 1 लाख रुपए. अब सोचो 1 लाख रुपए उन 100 करोड़ों में से एनपीए हुआ, तो यानी कितनी कम प्रोबेबिलिटी है. तो रिटेल बैंकिंग को इसलिए आरबीआई है, या जो बेसल कमेटी है, बैंकिंग सुपरविज़न कमेटी है ना, वो मैं समझाऊंगा. बेसल नॉर्म जब बेसल 1, 2, 3 हम डिस्कस करेंगे तो बैंकिंग कमेटी फॉर बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविज़न, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविज़न, BCBS कहते हैं इसको. बेसल कमेटी होती हैं सारी, ये रेगुलेटेड नॉर्म्स लेके आती हैं और इनके तर्ज पर आरबीआई आगे आके सर्कुलर निकालता है. तो आरबीआई ने हमेशा फोकस किया है कि रिटेल लेंडिंग को बैंक करे, धड़ाधड़ लोन दे रिटेल बैंकिंग में, क्योंकि जो रिटेल बैंकिंग के इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट बहुत कम करते हैं. देख लो 1 लाख रुपए का चूना लगा कितने में से? 100 करोड़ में से. इस तरह मान लो चलो 100 इंडिविजुअल भी धोखा कर गए, यानी 100 लाख. 100 लाख यानी 1 करोड़. 100 करोड़ में से 1 करोड़ ऐसा पोर्टफोलियो निकला आपका, यानी 1% जो आपका फ्रॉड निकला, ये आपका एनपीए हो गया. 1% आउट ऑफ 100. और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, अब समझो. कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, एक अकेला बंदा 25 करोड़ का लोन ले रहा है, 20 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 2,000 करोड़. बड़ी बड़ी जो पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लाइक एमटीएनएल, बीएसएनएल, आपकी एनटीपीसी हो गई, ये बड़ी बड़ी पीएसयू होती हैं, या बड़ी बड़ी एनबीएफसी हो गई, ये 100 करोड़ के लोन उठाती है बैंक से. तो सोचो अगर एक बार भी डिफ़ॉल्ट कर गई तो बैंक का कितना बड़ा चूना लग जाएगा, कितना बड़ा एनपीए हो जाएगा. इसलिए बैंक हमेशा कॉर्पोरेट लोन्स कम देती है, रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा फोकस करती है. तो ये सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाया आज. आप इसको आगे तक याद रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट बैंकिंग में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता. मेरे सीनियर को मैंने बोला चलो बताओ, मैंने आपको बताता हूँ. मेरे सीनियर है कभी करीब उनको 14-15 साल हो गए बैंकिंग में, उनसे ही सीखा है मैंने जो सीखा है. मैंने उनको बोला चलो बताओ सर कि रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप किसको प्रेफर करोगे, किसका ऑडिट करना प्रेफर करोगे? तो वो बोलते हैं मैं तो रिटेल बैंकिंग करूँगा. मैंने क्यों? कह रहे वहाँ फ्रॉड ज़्यादा होते हैं. मैंने ऐसा कैसे हो गया फ्रॉड? जब बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है, बंदा बोलेगा भाई मेरी तो सैलरी है, मैं बीवी बच्चों लेके कहाँ भागूंगा, क्या फ्रॉड करूँगा? बोले हाँ. तब मैंने कोई और कंसेप्ट समझाया कि कंसेप्ट जो होता है ना वो दिमाग से सोचना होता है. आपका जो इंडिविजुअल बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कम करेगा, तो आपका जो एसेट वैल्यू है, जो एसेट परसेंटेज है, एसेट पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो कम डिस्ट्रॉय होगी. यानी 100 करोड़ के लोन में से 1 लाख का लोन तो जो था हमारा 0.01% आई थिंक, तो वो एनपीए हुआ. अरे बाप रे. तो ये आपका एक कंसेप्ट है रिटेल बैंकिंग का. और एक और आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ. रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, आपने सुना होगा आपसे सिविल, आपका आईटीआर, आपकी मैरिड स्टेटस, है ना, ये पूछा जाता है. अभी परसों ही मेरे पास एक कॉल आया, तो उसमें पूछते हैं सर आपका सिविल कितना है. तो मैंने बताया, मैं थोड़ा टाइम पास करने लग गया. तो आपसे सिविल पूछते हैं, आपका मैरिज स्टेटस है, सिंगल हो, है ना, सिंगल हो. तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है,
तो ये सब पूछ के वो आपका ना एक स्कोर कार्ड सिस्टम होता है, स्कोर कार्ड। अगर इस स्कोर कार्ड के सिस्टम पे आप फिट हो गए, इसी स्कोर कार्ड सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सिविल, मैरिज स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने बोला मैं MBA कर रहा हूँ, मैं CA कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला वाओ नाइस। तो उन्होंने बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है। मैंने बोला कि मैं भी ऑडिटिंग एक्सपीरियंस है मेरा, 2-2.5 साल हो गए मुझे। तो कह रहा वो भी बहुत बहुत ग्रेट। तो सर कह रहे हम आपको लोन दे सकते हैं। मैंने बोला माता जी हमको कोई लोन नहीं चाहिए अभी, आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं तो बस जान रहा था कि उनका क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है वो है क्या। तो ये स्कोर कार्ड सिस्टम होता है जो रिटेल बैंकिंग यूज़ करती है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बैंकिंग में कभी भी कोई रिटेल बैंकिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिसीजन टू लेंड वो बाद में होता है। डिसीजन टू लेंड बाद में होता है, क्रेडिट अप्रेजल पहले होता है। क्रेडिट अप्रेजल करता है, क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल में क्या होता है, आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है, आपकी ITR देखी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न देखी जाती है, GST रिटर्न देखी जाती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वो देखी जाती है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, आपके डायरेक्टर से बात की जाती है। तो सब कुछ देख दाख के तब जाके डिसीजन टू लेंड होता है। डिसीजन टू लेंड यानी पैसा देना। लेकिन रिटेल बैंकिंग में उल्टा होता है, डिसीजन टू लेंड पहले होता है, क्रेडिट अप्रेजल बाद में होता है। डिसीजन टू लेंड पहले क्यों होता है मैं बताता हूँ। सामने वाले ने मुझे फ़ोन किया, सर आपका सिविल क्या है, सर आपका सिविल बताओ जल्दी। मैंने बोला सर मैडम अभी तो करीब करीब 750 चल रहा है। तो बोलेगी वाह वाह। फिर वो पूछेगी सर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मैं बोलूँगा अभी तो मैं BCom पास हूँ। अरे यार वहाँ मेरा स्कोर कार्ड में नंबरिंग सिस्टम होता है, मान लो 4 नंबर दे दिए, मेरे सिविल 5 नंबर, 5 में से 5 मिल गए, 750 बहुत गुड माना जाता है, गुड की श्रेणी में आता है। और मैंने BCom किया है। तो अरे सर वो बताएगी नहीं आपको, वो स्कोर कार्ड में सेट करती जा रही है, यहाँ से बात कर रही है, यहाँ से सेटिंग कर रही है। तो स्कोर कार्ड सिस्टम होता है पूरा। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में कोई स्कोर कार्ड नहीं होता। तो ये है पूरा कंसेप्ट स्कोर कार्ड का। यहाँ पहले ही अगर आपने स्कोर कार्ड को जीत लिया, अगर आप उनके क्राइटेरिया फिट हो गए, तो बैंक आपको सीधा लैंड डिसीजन टू लैंड ओके हो जाता है। तब जाके बैंक बोलता है अब हम ओके हैं सर, अब हम आपका क्रेडिट अप्रेजल करेंगे। तब जाके आपसे आपकी ITR मांगी जाती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, KYC वगैरह होगी। उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल होता है। ठीक है, पहले ये होगा तब ये। कब, रिटेल बैंकिंग में। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में पहले क्रेडिट अप्रेजल होगा, फिर बोलेगा देख कॉर्पोरेट बोरोर मतलब बिजनेसमैन तूने हमसे 100 करोड़ मांगे, लेकिन जब हमने तेरा क्रेडिट अप्रेजल किया ना, तेरी लिमिट ना 50 करोड़ तक की बन रही है, क्योंकि तेरी बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी वीक है। तो जाके डिसीजन तो लैंड होगा, तब 100 करोड़ में से उसको 50 करोड़ मिलेंगे। अच्छा 100 करोड़ मांगे 50 करोड़ मिले, लेकिन मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। वो पहले ही फ़ोन में पूछ लेंगे सर ये क्या है, सर सिविल है, सर एजुकेशन स्टेटस क्या है, सर आपकी इनकम क्या है, अच्छा वाइफ की इनकम क्या है, वो काम करती है। तो सारा पूछ के वो बोलेंगे अच्छा 10 लाख का लोन तो चुका ही देगा। तो 10 लाख रुपए के मैंने मांगी, 10 लाख रुपए लैंड हो गए। वो ऐसा नहीं होता रिटेल बैंकिंग में कि आपने 10 लाख का हाउसिंग लोन मांगा और 9 लाख का दिया, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होगा ऐसा। या तो सीधा मना करेंगे, या सीधा हाँ होगी, या सीधा ना होगी, बस बात खत्म। तो यह है पूरा कंसेप्ट रिटेल बैंकिंग का। अब इसमें एक कंसेप्ट और बचा है, वो है आपका KYC वाला पार्ट। रिटेल एसेट पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया था कि पोर्टफोलियो का बहुत कम एक परसेंटेज ही NPA होता है। और आपका जो स्कोर कार्ड सिस्टम है, लास्ट है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। रिटेल बैंकिंग में जैसे मान लो आपने हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये हाउसिंग लोन अलग से चर्चा करेंगे और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस भी अलग से चर्चा करेंगे। ये रिटेल बैंकिंग में क्यों फॉलो हो रहा है वो आप समझिए बस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मतलब बैंक ने बोला स्कोर कार्ड सिस्टम ओके, क्रेडिट अप्रेजल भी ओके। अब क्रेडिट अप्रेजल जब हो गया, तब ये बैंक आपसे जब आपको खाता खोलता है, क्रेडिट ने अप्रेज कर दिया। क्रेडिट मतलब बैंक का क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है जो आपकी बैलेंस शीट वगैरह देखता है, उसको रिस्क डिपार्टमेंट में कहते हैं। तो उसने आपका अप्रेजल कर दिया और अब वो देखेगा सब कुछ ओके है, वो ओके कर देगा। तो अब बैंक पर जाएंगे, अब बैंक आपके साथ क्या करेगा, रिटेल ब्रांच, तो सबसे पहले आपसे KYC मांगेगा, या फिर KYC मांगेगा या आपकी KYC करेगा। आपने आधार कार्ड दिया, आपने पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड को KYC करता है या CKYC, इसे कहते हैं सेंट्रल KYC, दिस इज कॉल्ड KYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC। बोलेगा सर वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो खींची, अपलोड। सेंट्रल KYC में आपकी डाटा पहले से होगा, क्या पता आपका बैंक में किसी और बैंक में खाता चल रहा हो, तो वहीं से वो फैच कर लेगा। अच्छा वो मैं अलग से आपको पूरा समझाऊंगा, CKYC वर्सेस KYC। पैन कार्ड दिया आपने, पैन कार्ड को IT डिपार्टमेंट का एक वो होता है, क्या पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल होता है। आपका पैन कार्ड क्या है, AAGEP, सर अपना पैन कार्ड दिखाओ, ये डाला इनकम टैक्स के पोर्टल पे,
तुरंत डिटेल आ गई, जन्मे जय बिस्ट, अच्छा ठीक है, पैन कार्ड हो गया। अब आपने हाउसिंग लोन लिया, तो जिस हाउस के लिए आपने लोन लिया उसकी सेल डीड मांगी जाती है, सेल डीड। बोलेंगे भाई एक बात बता, तूने कभी घर खरीदा है तो तूने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया होगा ना, जरा दिखाइयो। अच्छा, सेल डीड दिखा दी। अब बैंक क्या करेगा, उस घर की वैल्यू करवाएगा, वैल्यूएशन कराता है वैल्यूअर से। वैल्यूअर होते हैं बैंक में, इंजीनियर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू करने के लिए ही एक अलग से डिग्री करते हैं। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर होता है, आई थिंक, इफ़ आई एम राइट। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट पर गया था मैं, तो वहाँ इंश्योरेंस के सर्वेयर होते हैं, लॉस सर्वेयर। जब आग लगती है तो वो आग देखने जाते हैं, भाई कितनी बड़ी आग लगी है, तो उसका ना वो असेसमेंट करते हैं, जिसमें बोलते हैं ILR रिपोर्ट होती है, आई थिंक इनिशियल लॉस रिपोर्ट, इस तरह से कुछ कहते हैं, वो अलग से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो वैल्यूएशन करते हैं, वो बोलेंगे अच्छा तूने 10 लाख का लोन लिया है, तो उसको उनसे मतलब नहीं है, इन वैल्यूअर को लोन से कोई मतलब नहीं है। ये उस प्रॉपर्टी पे जाएंगे, बोलेंगे अच्छा यार प्रॉपर्टी तो सही दिख रही है, और प्रॉपर्टी की लगभग जो वैल्यू है ना वो 1 करोड़ के आसपास है। अच्छा, यानी हमने 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़, 10 लाख के लोन के लिए बैंक ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, ये तो 100% मार्जिन हो गया, लगभग। तो 100% में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही परसेंट है, वो कभी और समझाएंगे कैश मार्जिन की वीडियो में। उसके बाद बैंक इंस्पेक्शन करता है। बैंक ने बोला वैल्यूअर से अपनी वैल्यू करवा ली, बैंक इंस्पेक्शन करेगा। बैंक बोलेगा अपने घर का इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस दे। इंश्योरेंस को हमारे फेवर में हाइपोथेकेट करा कि कल को तूने फ्रॉड किया तो तेरे घर को बेच कर जो इंश्योरेंस वैल्यू होगी, या फिर कल को आग लगी, मान लें आग लग गई उस घर में, वो पे नहीं कर पाए, वो अपना EMI दे रहा था, घर में आग लग गई, तो घर में जो आग लगेगी, अब जो बचा कुछ माल होगा हम उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर देंगे। इसलिए हमारा इंश्योरेंस हमारे फेवर में होना चाहिए, बैंक के फेवर में, बैंक के फेवर में हाइपोथेकेट होना चाहिए, हाइपोथिकेशन। वैसे तो आप बोलोगे कोलेटरल प्रॉपर्टी हाइपोथेकेट होना होती है, वो मॉर्गेज होती है, तभी भी बैंक की हाइपोथेकेशन, भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास में एक ही वर्ड है हाइपोथेकेशन, उनको मॉर्गेज से मतलब नहीं है। हाइपोथेकेशन में लिखा जाएगा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक क्लेम कर पाएगा, जैसे घर में आग लगी एक्सिस बैंक क्लेम कर देगा। अच्छा ठीक है, तो इंश्योरेंस मांग लिया, आपकी KYC मांग लिया, आपकी बर्थ डिटेल मांग ली, पैन कार्ड मांग लिया, आधार कार्ड मांग लिया, तो ये सब चीज़ें बैंक आपसे मांगता है, दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, तो इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही है, और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का पूरा एक ज़बरदस्त वीडियो आएगा, वैल्यूअर कैसे वैल्यू करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन इंजीनियर होते हैं, किस इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, उस तरह एडवोकेट्स क्या करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।